जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड संपूर्ण नोट श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे यमुना नदी उपतंत्र के बारे में। दोस्तों, यमुना नदी उपतंत्र से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट होंगे, सारी नदियों को एक एक करके हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जो ये नोट्स तैयार किए गए हैं ये अलग अलग बुकों से तैयार किए गए हैं। तो उत्तराखंड नदी तंत्र, तो दोस्तों सबसे पहले जब हम उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नदी से संबंधित बनता है जल। तो राज्य में प्रतिवर्ष जो जल दिवस मनाया जाता है तो 25 मई को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है तो 25 मई को मनाया जाता है। और अगर पूछे कब से मनाया जाता है तो 2017 से मनाया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत प्रतिवर्ष जो जल दिवस मनाया जाता है 25 मई को 2017 से मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद एक चीज़ आती है कि पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत का वर्णन मिलता है। और जो ये सप्त सामुद्रिक स्रोत के पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना, जो सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत वर्णन किया गया है वो अलकनंदा का, भागीरथी का, धौली गंगा का, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, न्यार, ये चाहे 7 नदियां हैं जिनका सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत जिनको रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं इन सारी नदियों को एक एक करके डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अपने अनुसार। दोस्तों, अगर आपने नदी तंत्र का मैप देखना है तो मैप के हिसाब से आप यहाँ से समझ सकते हो। बंदरपूंछ, सबसे पहले जो यमुना नदी है बंदरपूंछ के क्या निकलती है, यमुनोत्री कांटा से निकलती है। और जैसे ही आगे बढ़ती है इसमें सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है, ऋषि गंगा आकर के मिलती है। ठीक है, तो हम ये आगे इसके नोट्स में भी कवर करेंगे। तो बात करते हैं यमुना नदी की। दोस्तों, जो यमुना नदी है, अगर पूछे यमुना नदी कहाँ से निकलती है तो बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये जो बंदरपूंछ पर्वत है, अगर पर्वत पूछे तो बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिमी भाग से निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, यमुना नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और अगर पूछे यमुना नदी के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं तो इसे कालिंदी व यमुना नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कालिंदी और यमुना नदी के नाम से जानते हैं। किसको? यमुना नदी को जाना जाता है। दोस्तों, जो यमुना नदी के उद्गम स्थल की खोज की थी, जो ये यमुना नदी निकलती है बंदरपूंछ के दक्षिण पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री कांटा से निकलती है, इसके जो उद्गम स्थल की खोज की थी ऋषि आसित के द्वारा की गई थी। जिस कारण जो ये यमुना नदी है इसे आसिता भी कहा जाता है या आसित नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि यमुना नदी को आसित नदी क्यों कहा जाता है तो आसित ऋषि द्वारा या आसित मुनि द्वारा इसकी खोज के कारण क्या कहा जाता है, इसे आसित नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के एकमात्र जनपद सिरमौर को स्पर्श करती है। आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन जिस दिन वो टफ बनाना चाहेगा उस दिन पूछ लेगा यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जनपद को स्पर्श करती है, तो सिरमौर जनपद को स्पर्श करती है। किसको? सिरमौर जनपद को स्पर्श करती है। दोस्तों, इसके सारे MCQ का वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों, इसके बाद बात आती है यमुना की सहायक नदियाँ। जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, कुंता घाट है, टोंस नदी है, कृष्ण घाट है, बरनी घाट है, खुतनू घाट है, आलम घाट है, नगाड़ घाट है, कमल घाट है, ये कमल घाट 2 बार हो गए, सितली घाट है, भद्री घाट है, गंगोली घाट है, उजियार घाट है, ऋषि गंगा है, हनुमान घाट है। दोस्तों, इनको आप चाहो तो एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, ऋषि हनुमान के भद्री आलम की खबर गंगोली ने शीतल नगाड़े से उजागर की। एक बार दिक्कत होगी लेकिन अगर 4-5 बार पढ़ते हो तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ऋषि हनुमान के भद्री आलम की खबर गंगोली ने शीतल नगाड़े से उजागर की। ऋषि से ऋषि गंगा, हनुमान से हनुमान गंगा, के से कमल घाट, कुंती घाट, कृष्ण घाट, भद्री से भद्री घाट, आलम से आलम घाट, ख से खतनू घाट, बर से बरनी घाट, गंगोली घाट, शीतल घाट, नगाड़ घाट और उजियार घाट। ये 13 नदियाँ इसकी मुख्य रूप से क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है,
दोस्तों अगर अब पूछे कि यमुना की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की जो प्रथम सहायक नदी है वो ऋषिगंगा है। कौन सी है? ऋषिगंगा यमुना की प्रथम सहायक नदी है। और जो ऋषिगंगा है ये भी बंदरपूंछ पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है। ठीक है, जो ये यमुना नदी की प्रथम सहायक नदी ऋषिगंगा है ये भी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। और यमुना और ऋषिगंगा का जो मिलन होता है ये स्थान कहलाता है जानकी चट्टी। कहाँ पे होता है? जानकी चट्टी नामक स्थान पर यमुना और यमुना की प्रथम सहायक नदी ऋषिगंगा का मिलन होता है। ठीक है, हनुमान गंगा मिलती है। इसके बाद हनुमान गंगा बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है। जो ये हनुमान गंगा है ये भी कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है। और हनुमान गंगा और यमुना का जो मिलन होता है, जो हनुमान गंगा का मिलन होता है वो हनुमान चट्टी में होता है। कहाँ पे होता है? हनुमान चट्टी में होता है हनुमान गंगा और यमुना का मिलन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें मिलने वाली जो कमल नदी है, कमल घाटी, कमल नदी होना था इसने। कमल नदी व यमुना का जो मिलन होता है वो नौगांव में होता है। अगर पूछा जाए कि कमल नदी और यमुना का मिलन कहाँ पे होता है तो नौगांव में होता है। और यमुना व कमल नदी के मध्य की जो ये घाटी है ये घाटी कमल घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कमल घाटी कहलाती है। अगर पूछे कमल घाटी किसके मध्य है तो यमुना और कमल नदी के मध्य है। और इसी कमल घाट को, ये जो कमल घाटी है ये कमल घाटी क्या है? चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिस कारण जो ये कमल घाटी है इसे उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है, क्योंकि बंगाल क्या है? देश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। इसलिए इस कमल घाटी को चावल उत्पादन के कारण क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। और जो ये कमल नदी है, यहीं पे समझ लो, जो ये कमल नदी है इसे सिराई घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सिराई घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो कमल घाट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्य की सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र यमुना नदी अपवाह तंत्र है, जबकि राज्य की सबसे पश्चिमी नदी टोंस नदी है। देखो एक चीज है, दो क्वेश्चन है। अगर पूछे कि राज्य की सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र कौन सा है तो यमुना नदी अपवाह तंत्र है। और अगर पूछे राज्य की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है तो फिर आंसर होगा टोंस नदी है। ठीक है, यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों ये भी वही ही टोंस नदी है जो सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, और राज्य में यमुना नदी की यमुनोत्री से डालीपुर तक, डालीपुर से क्या होती है? यमुना नदी राज्य से बाहर निकल जाती है। 136 किलोमीटर लंबाई है। ये याद रखना, ये अवरोही और आरोही क्रम में लगाने के लिए आएंगे ही आएंगे एक बार। ठीक है, यमुनोत्री की लंबाई यमुनोत्री से इलाहाबाद तक कितनी है? टोटल 1384 किलोमीटर है। ठीक है, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, यमुना नदी राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है तो डालीपुर नामक स्थान से क्या होती है? राज्य से बाहर निकल जाती है। दोस्तों डालीपुर, डकरानी, लखवाड़, खोदरी जो जल विद्युत परियोजना है ये इसी यमुना नदी पर स्थित है। याद रखना मैंने क्या क्या बोला। जो डालीपुर परियोजना है यमुना नदी पर 51 मेगावाट की परियोजना है। दूसरी डकरानी जो जल विद्युत परियोजना है 33 मेगावाट की परियोजना है। जो लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है 300 मेगावाट की परियोजना है। जो खोदरी जल विद्युत परियोजना है 120 मेगावाट की परियोजना है। और जो ब्यास जल विद्युत परियोजना है वो 300 मेगावाट की परियोजना है। इसके लिए इन परियोजनाओं को याद रखना कितने मेगावाट की कौन सी परियोजना है। दोस्तों यमुना और हिरण्यबाहु नदी के संगम पर खरसाली स्थित है। और यमुना और रिक्वायर्ड या रिक्वाड़ नदी के संगम पर क्या है? लाखा मंडल देहरादून स्थित है। ये दो सिंपल क्या है क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली जो नदी आती है वो है टोंस नदी, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और सबसे राज्य की सबसे पश्चिमी नदी भी है। ये जो नदी है दोस्तों ये दो जलधाराओं में निकलती है। जो ये जलधाराएं हैं ये जलधाराएं रूपीन और सुपीन दो जलधाराओं के रूप में निकलती है। एक क्या है? रूपीन जलधारा है, एक सुपीन जलधारा के रूप में निकलती है। जो रूपीन नदी है वो हिमाचल के डोडरा क्वाड से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल, रूपीन हिमाचल के डोडरा क्वाड से निकलता है। जो सुपीन नदी है वो स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। तो यानी जो टोंस नदी है वो रूपीन और सुपीन दो भागों से बनकर मिलकर बनती है। और जो क्या है इसकी रूपीन है वो हिमाचल से निकलती है और जो सुपीन है वो बंदरपूंछ के स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। और दोस्तों जिस स्थान पर ये रूपीन और सुपीन नदी मिलती है वो क्षेत्र कहलाता है नेटवाण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवाण क्षेत्र कहलाता है। और इसी स्थान पर नेटवाण जल विद्युत परियोजना है। कई बार पूछता है नेटवाण जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है तो टोंस नदी पर है। और यहाँ पे क्या होती है? रूपीन और सुपीन का मिलन होता है।
ठीक है। सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? यही टोंस नदी जो घाटी है सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी। और सबसे कम जो वनाच्छादित नदी घाटी है वो कौन सा है? अलकनंदा है। जबकि अलकनंदा की लंबाई ज़्यादा है लेकिन फिर भी वनाच्छादित कम है। क्यों है? क्योंकि इसका जल प्रवाह तीव्र है। ठीक है, इसके कारण इसका क्या है? वन आच्छादित क्षेत्र कम है। दोस्तों ये वही चीज़ है, सबसे कम जो वनाच्छादित नदी घाटी है वो कौन सी है? अलकनंदा नदी घाटी है। और टोंस नदी की राज्य में लंबाई पूछे तो 148 किलोमीटर है। 136 अभी मैंने कहा किसकी है? यमुना नदी की लंबाई है। ये सारे MCQ बनाए हैं, अगर इसको पढ़ने के बाद MCQ जरूर लगाना। दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर टोंस व यमुना नदी बनाती है। अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है तो वो टोंस और यमुना नदी बनाती है। टोंस और यमुना का मिलन कालसी डाक पत्थर में होता है। कहाँ पे होता है? कालसी डाक पत्थर में यमुना और टोंस का मिलन होता है। लखवाड़ बांध, किसाऊ बांध, इचारी बांध इस टोंस नदी पर स्थित है। अगर पूछा जाता है कि लखवाड़ बांध, किसाऊ बांध, इचारी बांध, छिब्रो बांध ये किस नदी पर स्थित है तो ये टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है, और टोंस और पावर नदी का मिलन चक्राता देहरादून में होता है। ये चीज़ यहाँ पे याद कर लेना। एक गलत हो गया, टोंस और पावर नदी का मिलन चक्राता में कहाँ से होगा? ठीक है, अगला दोस्तों जो ये पावर नदी है, पावर नदी किसकी सहायक नदी है? तो टोंस की सहायक नदी है। और टोंस और पावर नदी का जो मिलन होता है आराकोट त्यूनी उत्तरकाशी नामक स्थान पे होता है। कहाँ पे होता है? आराकोट त्यूनी उत्तरकाशी स्थान पे होता है। इसके बाद इस पर मिलने वाली जो नदी है वो आसन नदी है। आसन नदी मसूरी के ओगलवाला या आसारोहड़ी देहरा मार्ग से निकलती है। अगर पूछा जाए कि आसन नदी कहाँ से निकलती है? आसारोहड़ी देहरा मार्ग से निकलती है। और आसन नदी यमुना का जो मिलन होता है वो रामपुर मंडी में होता है। कहाँ पे होता है? रामपुर मंडी में आसन और यमुना का मिलन होता है। यमुना में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी भी यही आसन नदी है। जो कि जो प्रथम गंगा थी वो क्या थी? ऋषि गंगा थी, जो जानकी चट्टी में मिल रही थी। और अंतिम नदी आसन नदी है जो रामपुर में मिलती है। ये दो क्वेश्चन हमेशा याद रखना, हर नदी के प्रथम और अंतिम नदी। ठीक है, आसन बैराज का निर्माण 1967 में किया गया था। अगर पूछा जाता है कि आसन बैराज का निर्माण कब किया गया था? 1967 में किया गया था। और आसन बैराज को वर्ष 2005 में आसन बैराज वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया? आसन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। दोस्तों आसन बैराज वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व रामसर के अंतर्गत शामिल किया गया 2020 में। अगर पूछ सबसे छोटा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है आसन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र देहरादून में। और इसको जो रामसर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया वो 2020 में सम्मिलित किया गया। किस में सम्मिलित किया गया? 2020 में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या क्या पढ़ा हमने? यमुना नदी तंत्र को कंप्लीट किया। अब तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो पहले यहाँ पे क्लियर कर लो, पूर्वी नदी उपतंत्र के अंतर्गत आती है काली नदी। ठीक है, जो पूर्वी नदी उपतंत्र है उसके अंतर्गत क्या आता है? काली नदी आती है, जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। पश्चिमी नदी उपतंत्र के अंतर्गत आती है यमुना नदी। और मध्य उपतंत्र के अंतर्गत गंगा या अलकनंदा नदी तंत्र आता है। गंगा के अंतर्गत अलकनंदा में भागीरथी और देवप्रयाग के बाद ये गंगा बन जाएगी। ठीक है, तो पूर्वी नदी तंत्र काली नदी, पश्चिमी नदी उपतंत्र हो गए यमुना नदी, और मध्य उपतंत्र जो नदी उपतंत्र है वो गंगा या अलकनंदा नदी उपतंत्र है। ठीक है, इससे पहले जो फैक्ट हैं सीधे सीधे वन लाइनर जो बन सकते हैं कि राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो काली नदी है। काली नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर है। ठीक है, आयतन में सबसे बड़ी नदी पूछे तो आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन है? अलकनंदा नदी है। लंबाई में काली नदी है, जबकि आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन है? अलकनंदा नदी है, जिसका आयतन कितना है? 439.89 मीटर क्यूब है। ठीक है, कितना है? 439.89 मीटर क्यूब है। दोस्तों यहाँ पे अलकनंदा नदी को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? तो विष्णु गंगा के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से? विष्णु गंगा के नाम से पुकारा गया है। और महाभारत के वन पर्व में अलकनंदा नदी के लिए त्रिपयका शब्द का प्रयोग किया गया। पूछा जा सकता है कि अलकनंदा के लिए त्रिपयका शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? तो फिर महाभारत में क्या किया गया है? त्रिपयका शब्द का। जबकि प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? विष्णु गंगा के नाम से पुकारा
करा गया है। ऋग्वेद में अलकनंदा नदी के लिए हिरणावती शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में क्या किया गया? हिरणावती शब्द का प्रयोग। तो देखो, विष्णु गंगा शब्द का प्रयोग किया गया प्राचीन ग्रंथों में, त्रिपेका शब्द का प्रयोग किया गया महाभारत में, और हिरणावती शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया किसके लिए? अलकनंदा नदी के लिए। ठीक है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो सतोपंथ ताल के सतोपंथ शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। अब तो नहीं पूछता है, नॉर्मल सब क्वेश्चन हो गए कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ ताल के सतोपंथ शिखर के अलकापुरी हिमनद से निकलती है। दोस्तों, जब ये सतोपंथ ताल से निकलती है तो ये सतोपंथ से जोशीमठ तक जो ये आती है यू आकार की घाटी में बहती है, और जोशीमठ से नंदप्रयाग तक ये वी आकार की घाटी में बहती है। ठीक है। कहाँ से बोला मैंने? सतोपंथ से, जहाँ क्या है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, वहां से जोशीमठ तक क्या बहती है? यू आकार की घाटी में बैठती है, और जोशीमठ से नंदप्रयाग तक, जहां पे इसमें नंदाकिनी मिलती है, वहां तक वी आकार की घाटी में बहती है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि अलकनंदा नदी कितने जनपदों में बहती है? तो 4 जनपदों में बहती है। एक तो चमोली हो गए जहाँ इसका उद्गम स्थल है, रुद्रप्रयाग हो गए जहाँ पे मंदाकिनी मिलती है, पौड़ी हो गए, ठीक है, ये वो श्रीनगर वाला इलाका, और टिहरी हो गए देवप्रयाग वाला इलाका। तो यानी इन 4 जगहों पे क्या होती है? अलकनंदा नदी क्या होती है? बहती है। ठीक है। अलकनंदा नदी की सतोपंथ से देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर की लंबाई। अगर अलकनंदा नदी की लंबाई पूछे तो 195 किलोमीटर है। कितनी है? 195 किलोमीटर। कहाँ से? सतोपंथ, जहाँ उद्गम स्थल है, और जहाँ पे ये भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करो यार। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है। ठीक है। अमृत गंगा काकभुषुंडी ताल से निकलती है। जो अमृत गंगा है, सिंपल तरीके से पूछा जाए कहाँ से निकलती है? काकभुषुंडी ताल कहाँ है? हाथी पर्वत के समीप स्थित है। ठीक है। अलकनंदा नदी की सहायक नदियाँ, एक तो है सरस्वती नदी, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, अमृत गंगा। ये सारी की सारी जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं किसकी? अलकनंदा की सहायक नदी है। दोस्तों, अलकनंदा और खांडव नदी के संगम पर शिवप्रयाग पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? अलकनंदा और खांडव नदी के, शिवप्रयाग किसके संगम पर स्थित है पूछे तो अलकनंदा और खांडव नदी के संगम पर स्थित है शिवप्रयाग। ठीक है। अलकनंदा और कल्पगंगा के संगम पर हैलंग त्रिपणी चमोली में स्थित है। ये हैलंग वाला मामला तुमने सुना होगा, जहां वो घास वाला मामला हुआ था जोशीमठ के ऊपर, वहां पे क्या होती है? कल्पगंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, हैलंग या त्रिपणी स्थित है। ठीक है। अलकनंदा व डुंडी नदी के संगम पर डुंडी प्रयाग टिहरी में स्थित है। ठीक है। डुंडी प्रयाग कहाँ पे? अलकनंदा और डुंडी नदी के संगम पे है। अलकनंदा के तट पर स्थित शहर, पूछता है कि वो निम्न में से कौन अलकनंदा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो माणा है, बद्रीनाथ है, पांडुकेश्वर है, गोविंद घाट है, विष्णुप्रयाग है, जोशीमठ है, गोपेश्वर है, नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, श्रीनगर है, देवप्रयाग है। दोस्तों, ये सारे के सारे जो हैं ये अलकनंदा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं उत्तराखंड के। ठीक है। अब अलकनंदा नदी में मिलने वाली जो प्रथम नदी है वो इधर से मिलती है। जो प्रथम नदी है वो है सरस्वती नदी। ठीक है। सरस्वती नदी। तो दोस्तों, अगर हम सरस्वती नदी के बारे में बात करें तो 50 किलोमीटर इसका लगभग अपवाह क्षेत्र है। कितना है? 50 किलोमीटर। याद रखना, जो चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, 50 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और अलकनंदा नदी में मिलने वाली जो प्रथम नदी है वो सरस्वती नदी है। जो ये सरस्वती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो कामेत पर्वत के रत्नाकोण देवताल से निकलती है। अगर पूछे सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है तो कामेत पर्वत के रत्नाकोण देवताल से निकलती है। और सरस्वती नदी व अलकनंदा नदी मिलकर के केशव प्रयाग का निर्माण करती हैं। ठीक है। जो केशव प्रयाग का निर्माण किस किस के संगम पर होता है? अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर होता है। दोस्तों, जो यहाँ पे ये सरस्वती नदी है, भीम पुल, जिसे क्या कहा जाता है? पाषाण शिला पुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाषाण शिला पुल कहा जाता है। सरस्वती नदी पर माणा में स्थित है। कहाँ पे है? अब अगर पूछे भीम पुल या पाषाण शिला पुल कहाँ है? माणा में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो सरस्वती नदी पर स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात माणा में अलकनंदा नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो वसुंधरा जलप्रपात है ये माणा से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी ऊंचाई 112 मीटर है। कितनी है? 112 मीटर इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। तो यानी जो अलकनंदा नदी जो कहाँ से तो पंताल के सतोपन शिखर से निकल रही थी, उसमें मिलने वाली प्रथम नदी जो सरस्वती थी, जो कहाँ से निकली थी, रत्नाकोट देवताल से निकली थी। 50 किलोमीटर इसका लगभग अपना अपवाह क्षेत्र था। इसके बाद इसमें जो दूसरी नदी मिलती है वो ऋषिगंगा 2 है। कौन सी है? ऋषिगंगा 2। और दोस्तों ऋषिगंगा क्या है? द्वितीय व अलकनंदा का मिलन। ऋषिगंगा 2 और अलकनंदा नदी का मिलन बद्रीनाथ के समीप होता है। अगर आप बद्रीनाथ गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो बाएं से मिल जाती है। ऋषिगंगा द्वितीय है वो नीलकंठ चोटी से निकलती है। और नीलकंठ चोटी दोस्तों जिसकी जो ऊंचाई है 3133 मीटर है। इस नीलकंठ की ऊंचाई कितनी है? 3133 मीटर है। और इसी नीलकंठ चोटी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल की रानी के नाम से इसी नीलकंठ चोटी को जाना जाता है, जहाँ से ऋषिगंगा 2 निकलती है और बद्रीनाथ में मिलती है। तो हमने देखा सबसे पहले सरस्वती नदी मिली जो रत्नाकोट देवताल से निकलती है, ठीक है, और केशव प्रयाग का निर्माण करती है। दूसरी जो मिली ऋषिगंगा 2 मिली जो नीलकंठ चोटी से निकली। अब हम बात करें दोस्तों पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? तो फूलों की घाटी में बहती है और कामेत पर्वत के पुष्पावती ताल से निकलती है। अगर पूछे कि पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है तो कामेत पर्वत के पुष्पावती ताल से निकलती है। और इसी जो पुष्पावती नदी है इसे घाघरिया नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाघरिया नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद जो इसमें सम्मिलित होती है लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा, भ्यूडार घाट, सीमित आदि नामों से जाना जाता है। इस लक्ष्मण गंगा को लक्ष्मण गंगा हेमकुंड से निकलती है। और हेमकुंड क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और सिखों का सबसे पवित्र स्थल है ये हेमकुंड। लक्ष्मण गंगा व अलकनंदा नदी का मिलन गोविंद घाट में होता है। जो ये लक्ष्मण गंगा निकलती है हेमकुंड से, इसका और जो अलकनंदा नदी का मिलन होता है वो गोविंद घाट में होता है। कहाँ पे होता है? गोविंद घाट में होता है। मैं लास्ट में आपको इसका रिवीजन कराऊंगा अच्छे से। इसके बाद बात करें दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है, पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है जो प्रथम प्रयाग का निर्माण भी करती है, जो वैलिड प्रयाग है, तो पश्चिमी धौली गंगा है। और जो पश्चिमी धौली गंगा है वो कहाँ से? नीति घाटी से निकलती है। नीति घाटी की धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी देवन हिमानी से निकलती है। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी धौली गंगा कहाँ से निकलती है तो धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से। अगर हिमानी का नाम पूछे तो देवन हिमानी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? देवन हिमानी से निकलती है। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की धौलगिरी से विष्णु प्रयाग तक की लंबाई 94 किलोमीटर है। कितनी है? 94 किलोमीटर है। इससे पहले हमने देखा 195 किलोमीटर कौन थी? अलकनंदा थी। 50 किलोमीटर कौन थी? सरस्वती नदी थी। और 94 किलोमीटर लंबाई है पश्चिमी धौली गंगा की। याद करते जाओ, यहीं पे कुछ ना कुछ समझोगे। पश्चिमी धौली गंगा की धौलीगिरी से विष्णु प्रयाग तक की जो लंबाई है वो 94 किलोमीटर है। ठीक है। और दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी जो मिलती हैं वो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और प्रथम प्रयाग का निर्माण करती है। यानी प्रथम प्रयाग का निर्माण कौन करती हैं? तो पश्चिमी धौली गंगा और अलकनंदा नदी करती हैं। दोस्तों पंच प्रयाग में प्रथम प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग है, बोल चुका हूँ। अगर पूछे जो ये विष्णु प्रयाग है ये किन पर्वतों के मध्य स्थित है तो ये जय विजय पर्वतों के मध्य स्थित है। तुमने अगर कभी बद्रीनाथ गए हो तो दोनों साइड से काली चट्टानों के मध्य स्थित है, जिन्हें जय विजय पर्वत कहा जाता है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है कौन सा? विष्णु प्रयाग। ठीक है। अगर केशव प्रयाग ऑप्शन में होगा फिर केशव प्रयाग आ जाएगा, क्योंकि केशव प्रयाग इससे ऊपर है। ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियाँ। दोस्तों जो पश्चिमी धौली गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं गणेश घाट, कियो घाट, गिरथी घाट, ऋषिगंगा। ये क्या है? पश्चिमी ऋषिगंगा फर्स्ट है। ठीक है। ये पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। और अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो याद रखो ऋषि गणेश की गिरथी घाट, ऋषि गणेश की गिरथी घाट की गिरथी घाट। अब इस ट्री को कैसे? ऋषि से ऋषिगंगा, गणेश से गणेश घाट, ऋषि गणेश की गिरथी घाट, गिरथी से गिरथी घाट, और क्या था? की से कियो घाट। तो यानी ऋषि गणेश की गिरथो घाट, ऋषिगंगा, गणेश गंगा, कियो घाट, गिरथी घाट, ये सहायक नदियां हैं। ऋषि गणेश की जो गिरथी घाट है सहायक नदियां किसकी हैं? पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है।
एक लाइक तो करो यार, इतनी अच्छी ट्रिक बताई। पश्चिमी धौली गंगा और ऋषि गंगा का मिलन, जो मैंने ऋषि गंगा फर्स्ट बोली, सेकंड कहाँ पे मिल गई थी? ऊपर बद्रीनाथ में मिल गई थी। ये पश्चिमी धौली गंगा फर्स्ट, धौली गंगा व ऋषि गंगा का जो मिलन होता है ऋषि प्रयाग का निर्माण करता है। क्या करता है? ऋषि प्रयाग का निर्माण करता है। ये स्थान कहलाता है ऋषि प्रयाग के नाम से। और कहाँ पे मिलता है? रैणी गाँव में मिलता है। ये रैणी गाँव आपको चिपको आंदोलन में, जब मैंने आपको उत्तराखंड वन आंदोलन पढ़ाया था, वहाँ पे रैणी गाँव आपको याद होगा, चिपको आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुई थी, झपटो छीनो आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है। पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी घाट का जो मिलन होता है वो मलारी गांव में होता है। ठीक है। यानी मलारी गांव अगर पूछे किसका मिलन होता है तो पश्चिमी धौली गंगा और गिरथी घाट का मिलन होता है। मलारी गांव वही है जहां पे 5.2 किलो सोने का मुकुट, कुतुब, कांसे का कटोरा, जुबू पशु के कंकाल ये मिले थे। उत्तराखंड के इतिहास में हमने ये चीज़ क्लियर की थी। ठीक है। अब दोस्तों ऊपर से हमने देखा कि अलकनंदा मिली, अलकनंदा के बाद सरस्वती नदी मिली, सरस्वती के बाद ऋषि गंगा 2 मिली, उसके बाद हम थोड़ा नीचे आए, पुष्पावती मिली, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा मिली। फिर बाएं से दोस्तों यहाँ पे विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी में मिलने वाली जो नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ, बालखिलिया नदी है, बिरही गंगा है, गरुड़ गंगा है, पाताल गंगा है। अगर पूछे कि विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के मध्य इनमें से कौन सी नदी नहीं मिलती है तो फिर देख लो कौन कौन सी मिलती हैं। बालखिलिया नदी मिलती है, बिरही गंगा मिलती है, गरुड़ गंगा और पाताल गंगा मिलती है। और दोस्तों जो ये बालखिलिया नदी है ये तुंगनाथ या रुद्रनाथ से मिलती है। तुंगनाथ देख लो रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। लेकिन ये दोनों वहाँ से निकलती है, बालखिलिया नदी मिलती है। और क्या होती है? अलकनंदा में विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के मध्य सम्मिलित होती है। बिरही गंगा आपको पता है, बिरही गंगा अवरुद्ध हो जाने के कारण ही गोना झील का निर्माण हुआ था। किसका? गोना झील का निर्माण हुआ था। और यही गोना झील जब 20 जुलाई 1970 को टूटी थी, इसी के पश्चात जो चमोली का मुख्यालय था वो चमोली से गोपेश्वर शिफ्ट किया गया था। ठीक है। और जो ये बिरही गंगा है दोस्तों निकलती कहाँ से है? तो नंद घुंघटी से निकलती है। ये कहाँ से? नंद घुंघटी से निकलती है। अब हम दूसरे प्रयाग की तरफ बढ़ें तो नंदाकिनी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलती है। त्रिशूल पर्वत के नंद घुंघटी से निकलती है कौन सी? नंदाकिनी नदी निकलती है। अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी सहायक नदी है नंदाकिनी। अगर पूछे अलकनंदा नदी की प्रथम उत्तरमुखी सहायक नदी कौन सी है तो नंदाकिनी नदी है। त्रिशूल पर्वत से नंद प्रयाग तक नंदाकिनी की लंबाई 56 किलोमीटर है। हमने देखा 195 अलकनंदा, 50 सरस्वती, 94 पश्चिमी धौली गंगा और 56 किलोमीटर पे कौन सी है? नंदाकिनी नदी है। ठीक है। और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जो मिलन होता है नंद प्रयाग में होता है। दूसरे प्रयाग का निर्माण करती है कौन? अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है। और दोस्तों इसी नंद प्रयाग का प्राचीन नाम पूछे तो कंडासु या तक्षक प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि कंडासु या तक्षक प्रयाग के नाम से किसे जाना जाता है तो नंद प्रयाग को जाना जाता है। ठीक है। दोस्तों नंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी हैं। पश्चिमी धौली गंगा की ट्रिक क्या बताई थी मैंने तुम्हें? ऋषि गणेश की गिरथी घाट, ऋषि घाट था, गणेश घाट था, कियो घाट था, गिरथी घाट था। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं चौफला घाट, रूप गंगा, भद्रा घाट, तोमिन घाट, ये इसकी सहायक नदी हैं। किसकी? नंदाकिनी के। और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है तो रूप भद्रा तो चौफला है, रूप भद्रा तो चौफला है। यानी रूप गंगा, भद्रा घाट, तोमिन घाट और चौफला घाट। रूप भद्रा तो क्या है? चौफला है। ठीक है। और दोस्तों नंदाकिनी व चौफला घाट का जो मिलन होता है वो घाट के में होता है। घाट का नया नाम क्या रखा गया है? नंदानगर रखा गया है। ठीक है। तो प्रथम प्रयाग देखा हमने पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा के संगम पे। दूसरा देखा नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा के। तीसरा जो प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग दोस्तों पिंडर नदी पे। पिंडर नदी का क्या जानते हैं? कर्ण गंगा के नाम से भी जानते हैं इस पिंडर नदी को। किसको? पिंडर नदी को कर्ण गंगा के नाम से भी। और पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से निकलती है कौन सी? ये कर्ण गंगा। ठीक है। दोस्तों अगर पूछे पिंडारी ग्लेशियर की खोज किसने की थी तो मिस्टर मडेन ने की थी। सितंबर 1846 में की गई थी इस पिंडारी ग्लेशियर की खोज जहां से कर्णगंगा निकलती है।
ठीक है। और अलकनंदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पिंडर नदी है। अगर पूछे अलकनंदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो पिंडर नदी है, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। हमने देखा 50 किलोमीटर लंबाई थी सरस्वती की, 94 किलोमीटर लंबाई थी किसकी, पश्चिमी धौलीगंगा की, 56 किलोमीटर थी नंदाकिनी की, इसकी कितनी है 105 किलोमीटर। इसलिए क्या है, पिंडर नदी क्या है, अलकनंदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। और अलकनंदा और पिंडर ही मिलकर के क्या करती हैं, तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग का निर्माण करती हैं। पिंडर की प्रमुख सहायक नदी बोले तो आटा घाट, कुफनी घाट, ठीक है, वह शंभू घाट है, यानी शंभुकू आटा, शंभुकू आटा, शंभू घाट, कुफनी घाट और आटा घाट। ठीक है। और दोस्तों जो ये आटा घाट है ये कहाँ से निकलती है तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जिससे मुख्य रूप से क्या कितनी नदियाँ निकलती है, 5 नदियाँ निकलती हैं इस दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। ठीक है। कितनी नदियाँ, 5 नदियाँ। और आटा घाट और पिंडर नदी का जो मिलन होता है वो सिमली नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे होता है, सिमली नामक स्थान पर होता है इस आटा घाट और पिंडर का मिलन। ठीक है। दोस्तों जो चौथा प्रयाग बनाती है वो मंदाकिनी बनाती है। कौन बनाती है, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है तो केदारनाथ के मंदराचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये वही ग्लेशियर है जिसने केदारनाथ आपदा को जन्म दिया था। ठीक है। गांधी सरोवर, ये सारे इसी के नाम है। दोस्तों अगर इसकी सहायक नदी पूछे मंदाकिनी की तो सरस्वती नदी, अदृश्य मधुगंगा, क्षीर गंगा, स्वर्ण गौरी नदियों के संगम से बनता है, केदारनाथ में होता है। इन सभी नदियों का मिलन केदारनाथ के नीचे में अगर गए हो आप तो एक पुल है, उस पुल के समीप होता है। और राज्य में मंदाकिनी नदी की अगर लंबाई पूछे तो 72 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है, कितनी, 72 किलोमीटर है। ठीक है। दोस्तों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसरी नदी कहा है। पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने मंदाकिनी नदी को किस नाम से पुकारा है तो सुरसरी नदी के नाम से पुकारा है। अब जब मंदाकिनी तो आगे बढ़ती है तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है सोन गंगा, जिसे बासुकी नदी भी कहा जाता है, जो बासुकी ताल से निकलती है। ठीक है। और मधुगंगा इसकी सहायक नदी है। जो सोन गंगा या बासुकी नदी है इसका मिलन होता है सोन प्रयाग में, इसीलिए यहाँ पे एक प्रयाग बनता है जिसे सोन प्रयाग कहा गया है। ठीक है। और सोन प्रयाग निकलते हैं, सोन गंगा निकलती कहाँ से, पहले बता चुका हूँ, बासुकी ताल से निकलती है, जो क्या है लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है, नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, ये बासुकी ताल जो केदारनाथ के ऊपर है और टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। ठीक है। मधुगंगा मधमेश्वर से निकलती है, और जो मधुगंगा है वो मधमेश्वर से निकलती है, द्वितीय केदार कहा जाता है, जहाँ पे भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है। और जो मंदाकिनी नदी से काली मठ के समीप मिलती है, कौन सी, ये मधुगंगा। ठीक है। काली मठ मंदिर सरस्वती गंगा के तट पर स्थित है, और जो ये काली मठ मंदिर है किस है, सरस्वती गंगा के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे त्रिवेणी इसीलिए कहा गया है, एक साइड से अलकनंदा आती है गुप्त काशी से थोड़ा सा नीचे में, एक साइड से मधुगंगा आती है और काली मठ से आती है, उनके किनारे से कौन सी, यहाँ पे किनारे से आती है कौन सी, सरस्वती नदी। तो इन तीनों का मिलन होता है, इसी स्थान को त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर पूछे त्रिवेणी घाट में किस नदी का मिलन नहीं होता है तो ये ध्यान रखना, सरस्वती मिलती है, मधुगंगा मिलती है और अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है। अगली चीज़ अगर हम देखें तो मंदाकिनी और ड्यूल घाट के संगम पर अगस्त मुनि शहर बसा हुआ है, जबकि ड्यूल घाट अब तो समाप्त हो चुका है केदारनाथ आपदा के बाद। मंदाकिनी और अलसत तरंगिणी के संगम पर सूर्यप्रयाग तिलवाड़ा है। ठीक है। और दोस्तों जी अलसत तरंगिणी नदी है, ये आपके निकलती है कौन सा है, जहाँ पे भगवान विष्णु की पुत्र त्रिजुगी नारायण से, ये अलसत तरंगिणी नदी कहाँ से निकलती है, त्रिजुगी नारायण से निकलती है। ठीक है। और मंदाकिनी और काली गंगा के संगम पर कोटि प्रयाग रुद्रप्रयाग स्थित है, इसके संगम पे क्या है, कोटि प्रयाग रुद्रप्रयाग स्थित है। भागीरथी नदी तंत्र के बारे में तो दोस्तों पहले जो जनरल इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि भागीरथी नदी की लंबाई राज्य में कितनी है तो 205 किलोमीटर है, जबकि मैं इससे पहले अलकनंदा नदी को बता चुका हूँ 195 किलोमीटर बहने के बाद वो देवप्रयाग में पहुँच चुकी थी। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है, कितनी है, 96 किलोमीटर है, लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ बुकों में ये 90 किलोमीटर भी छप के आ रहा है, ये बात याद रखना। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है।
ठीक है, 2525 किलोमीटर, यानी आप सीधे याद रखना, देर तक याद रहेगा, 25-25 किलोमीटर याद है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। कब किया गया? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। दोस्तों ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और भागीरथी गंगा नदी 4 जनपदों में बहती है। कौन कौन? उत्तरकाशी में, टिहरी में, पौड़ी में और हरिद्वार। राज्य के कितने जनपदों में बहती है? तो 4 जनपदों में बहती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जनरली याद होने चाहिए। अब दोस्तों ये मैप मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देख लो, गौमुख से गंगा नदी निकल रही है। ठीक है, रुद्रगेरा हिमनद से सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिल रही है? भोजघाट मिल रही है सबसे पहले, और उसके बाद रुद्रगंगा मिल रही है। ठीक है, तो हम सीधे आगे नदी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भागीरथी नदी की। तो दोस्तों जो भागीरथी नदी अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। और अगर पूछे गौमुख की बनावट किसके समान है, तो राजस्थान के माउंट आबू के समान है। अगर पूछे, देखो ये जनरल चीज़ें इसलिए हैं कि पूछ सकते हैं माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इस माउंट आबू में जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, राज्य में भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है, जो ये गौमुख से निकलती है। गौमुख से देवप्रयाग तक जो इसकी लंबाई है कितनी है? 205 किलोमीटर है। और सभी नदियों में सबसे प्राचीन नदी पूछे तो भागीरथी नदी क्या है? राज्य की सबसे प्राचीन नदी है। कौन सी? भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी पर स्थित जो जलप्रपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, खेड़ी जलप्रपात स्थित है। अगर पूछे खेड़ी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके अलावा याद रखना भटवाड़ी जलप्रपात। कौन सा? भटवाड़ी जलप्रपात। या तो अगला बरसू जलप्रपात। दोस्तों ये खेड़ी, भटवाड़ी, बरसू ये जलप्रपात आपके किस पे हैं? भागीरथी नदी पर स्थित है। और भागीरथी नदी पर स्थित जो झील बनाई गई है, जोशियाड़ा झील। अगर पूछे जोशियाड़ा झील, एक कृत्रिम जोशियाड़ा झील, कृत्रिम झील किस पे है? कृत्रिम झील है। ठीक है, किस नदी पर बनाई गई है? तो भागीरथी नदी पर बनाई गई है। ठीक है, तो हमने देखा गौमुख से निकल रही थी, 205 किलोमीटर था। जोशियाड़ा झील कृत्रिम झील बनाई गई थी। खेड़ी और बरसू भटवाड़ी जलप्रपात इस पर स्थित हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि इस पर जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है। दोस्तों मैंने इनको सीधे शॉर्ट ट्रिक से बना रखा है। चैप्टर 14 के नाम से परीक्षा वाणी सीरीज के अंतर्गत आपको मिल जाएगा कि मनपाला लोहार से लेकर जान हनुमान से। ठीक है, तो ये इसमें मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट और सेकंड किस पे है? भागीरथी नदी पर है। पाला मनेरी परियोजना किस पे है? भागीरथी नदी पर। लोहारी नाग परियोजना किस पे है? भागीरथी नदी पर स्थित हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो भागीरथी नदी पर स्थित है। मनेरी भाली जो फर्स्ट है 90 मेगावाट की परियोजना है, जो सेकंड है 304 मेगावाट की परियोजना है। पाला मनेरी 480 मेगावाट की परियोजना है, और लोहारी नाग इनमें सबसे अधिक 600 मेगावाट की परियोजना है। आप उस चैप्टर को देख सकते हैं। दोस्तों भागीरथी वो आकाश गंगा के संगम पर स्थित है, गौमुख स्थित है। कौन सा है? गौमुख स्थित है। ठीक है, भागीरथी और जलंधरी नदी के संगम पे हर्षिल उत्तरकाशी स्थित है। अगर पूछे हर्षिल उत्तरकाशी किसके संगम पे है, तो भागीरथी और जलंधरी नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और हत्याहारिणी नदी के संगम पर मुखवा के निकट उत्तरकाशी में स्थित है। यानी जो मुखवा के नज़दीक, अगर पूछे मुखवा के निकट किन भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है, तो हत्याहारिणी नदी मिलती है। और भागीरथी और वरुणा नदी का संगम उत्तरकाशी में होता है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पूछ सकता है कि हर्षिल में कौन मिलती है, गौमुख के समीप कौन मिलती है, उत्तरकाशी में कौन सी नदी मिलती है भागीरथी में। अब अगर हम बात करें भागीरथी की सहायक नदी की, तो रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, जलकुड़ी नदी, भिलंगना नदी,
पिंगल नदी, पिलंग नदी, घाट या नदी या घाट, ठीक है। तो ये क्या है, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी हैं। और अगर हम बात करें सबसे पहले रुद्र गंगा की, कौन सी, रुद्र गंगा की, तो दोस्तों अगर पूछे रुद्र गंगा कहाँ से निकलती है तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। अगर इसके एमसीक्यू चाहिए होंगे आपको तो इसके एमसीक्यू मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे के सारे इसी चैप्टर से एमसीक्यू बने हैं। चैप्टर को पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, आपको पता चल जाएगा आपको कितना आता है। तो जो रुद्र गंगा है वो कहाँ से निकलती है, तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी की प्रथम सहायक नदी है। अगर पूछे भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है तो रुद्र गंगा है। और कहाँ से निकलती है तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी बात करें हम जाड़ गंगा की, जाड़ गंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है तो थांगला दर्रे चीन से निकलती है। कहाँ से निकलती है, थांगला दर्रे से निकलती है जाड़ गंगा। और जाड़ गंगा को ही क्या कहा जाता है, जानवी नदी या जानवी घाट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जाड़ गंगा को, जो थांगला दर्रे चीन से निकलती है। थांदला हो रखा है, थांगला दर्रे चीन से निकलती है। जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है तो भैरव घाटी लंका नामक स्थान पे होता है। कहाँ पे होता है, भैरव घाटी लंका नामक स्थान पे होता है। जाड़ गंगा और भागीरथी का मिलन भैरव घाटी कहाँ पे होता है, लंका नामक स्थान पर होता है। और दोस्तों इसी भैरव घाटी लंका नामक स्थान पर भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। अगर पूछे उत्तराखंड में भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है तो भैरव घाटी लंका नामक स्थान पर, जहाँ पर भागीरथी नदी से कौन मिलती है, जाड़ गंगा मिलती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना इसी यहीं पर स्थित है, अगर भैरव घाटी में स्थित है। और अगर पूछे भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है तो जाड़ गंगा पर स्थित है, जो थांगला दर्रे से चीन से निकलती है। इसी को जानवी घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे क्या है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, और दोस्तों इतना डीप जाएगा नहीं, लेकिन अगर जाएगा तो जानवी नदी की जो सहायक नदी हैं वो बारीगन घाट और चोर घाट है। चोर घाट तो आपको याद रहेगी, याद रखना, जानवी के दिल चुराने वाला चोर है। ठीक है, तो चोर घाट क्या है, बारीगन घाट और चोर घाट क्या है, जाड़ गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, पहली थी रुद्रगेरा नदी, अब दूसरी थी जाड़ गंगा मिलती है, उसके बाद मिलती है इसमें केदार गंगा। दोस्तों केदार गंगा जो है केदार ताल उत्तर काशी से निकलती है। एक चीज़ याद रखना, सिंपल तरीके से पूछेगा केदार ताल कहाँ स्थित है तो हर कोई मोस्टली जिसको पता नहीं होगा या जिसने पढ़ा नहीं होगा वो सीधे रुद्रप्रयाग लगाएगा। ठीक है, लेकिन केदार ताल कहाँ पे, आपके उत्तर काशी में स्थित है, जहाँ से केदार गंगा निकलती है। ठीक है, और केदार ताल अगर पूछे किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है तो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, जो केदार गंगा है केदार ताल से निकलती है उत्तर काशी से, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और केदार गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, गंगोत्री में होता है, जो 4 धामों में क्या है, एक धाम है गंगोत्री। ठीक है, तो इस गंगोत्री के समीप क्या होता है, केदार गंगा और भागीरथी का मिलन होता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भागीरथी नदी थी, रुद्र गंगा थी, जाड़ गंगा थी, केदार गंगा थी। अब मिलती अगली सहायक नदी है इसकी अस्सी गंगा या असीम घाट भी कहा जाता है। अस्सी गंगा डोंडी ताल उत्तर काशी से निकलती है। डोडी ताल कहाँ पे स्थित है तो उत्तर काशी में स्थित है। इसी डोडी ताल से क्या निकलती है, असीम गंगा निकलती है। और इस असीम गंगा, जो डोडी ताल से जो असीम गंगा निकलती है, इस असीम गंगा और भागीरथी का जो मिलन होता है गंगोरी नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे, गंगोरी नामक स्थान पर होता है। ठीक है, और इसकी जो अगली सहायक नदी है सिया गंगा और भागीरथी का मिलन झाला में होता है। सिया गंगा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, झाला नामक स्थान पर होता है। इसके बाद एमसीक्यू वाला वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत जल्दी कवर होगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सिया गंगा इसकी अगली सहायक नदी थी वो झाला में मिल रही थी। देखो रुद्र गंगा थी रुद्रगेरा ग्लेशियर से, जाड़ गंगा थी भैरव घाटी में मिल रही थी, थांगला दर्रे से निकल रही थी। केदार गंगा थी केदार ताल थलिया सागर से निकल रही थी, गंगोरी में मिल रही थी। असीम गंगा डोंडी ताल उत्तर काशी से निकल रही थी, गंगोरी में मिल रही थी। और सिया गंगा जो है मिल रही थी कहाँ पे, झाला नामक स्थान पर मिल रही थी। तो देखो ये भागीरथी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं, रुद्र गंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा और सिया गंगा। ये क्या है, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है,
अब अगर हम बात करें भिलंगना नदी की, अगर मुख्य सहायक नदी पूछे तो भिलंगना नदी क्या है, भागीरथी की मुख्य सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। और राज्य में इसकी लंबाई पूछे तो 110 किलोमीटर है, जबकि मैंने अभी कहा भागीरथी की कितनी है, 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है। अलकनंदा जो मिलेगी 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो जो भिलंगना नदी है कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। और इस खतलिंग ग्लेशियर की खोज अगर पूछे किसने की थी, तो इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती ने क्या की थी, खतलिंग ग्लेशियर की खोज की थी, ठीक है। गढ़वाल का जो ताल है सहस्त्र ताल इसी खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। कौन सा, सहस्त्र ताल, आपको अगर ताल पड़े हैं तो, ठीक है। और भागीरथी और भिलंगना का मिलन टिहरी में होता है। कहाँ पे होता है, टिहरी में भागीरथी और भिलंगना का मिलन होता है। जहाँ पे ये मिलन होता है गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ आदि नामों से जाना जाता है। और अगर पूछे कौन सा प्रयाग जलमग्न हो गया है, तो गणेश प्रयाग टिहरी डैम के कारण जलमग्न हो गया है, ठीक है। भिलंगना की प्रमुख सहायक नदियों में अगर पूछे मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा, बालगंगा, नैलचामी घाट, ये इसकी मुख्य सहायक नदी हैं। जैसे हमने देखा था भागीरथी की कौन, रुद्रगंगा, जाड़गंगा, केदारगंगा, असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा थी। तो भिलंगना की क्या है, मेदगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा, बालगंगा और नैलचामी घाट क्या है, इसकी सहायक नदी हैं। और अगर पूछे क्या भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, भिलंगना नदी है, ठीक है। दूधगंगा खतलिंग ग्लेशियर के समीप दूधगंगा हिमनद से निकलती है, कौन सी, दूधगंगा, ठीक है। अब दोस्तों जो यहाँ पे बूढ़ा केदार है, बूढ़ा केदार एक अभी आजकल बहुत फेमस रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो बाढ़ आई थी, भूस्खलन हुआ था कुछ टाइम पहले जुलाई में, तो बहुत चर्चा का विषय है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बूढ़ा केदार में क्या है, बाल गंगा और धर्म गंगा और बाल गंगा का मिलन। अगर पूछे धर्म और बाल गंगा का मिलन कहाँ पे होता है, तो बूढ़ा केदार में होता है। और बूढ़ा केदार मंदिर में गुरु कैला पीर का मेला लगता है। अगर एक क्वेश्चन है कि गुरु कैला पीर का मेला कहाँ लगता है, तो बूढ़ा केदार में लगता है, ठीक है। और जो बूढ़ा केदार ये मंदिर है जहाँ पे धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है, ये किस शैली में बना है, तो यामुन शैली में बना हुआ मंदिर है। किस शैली में, यामुन शैली में बना हुआ मंदिर है, जहाँ पे गुरु कैला पीर का मेला लगता है और धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है। बूढ़ा केदार मंदिर में राष्ट्रीय दीपावली के एक माह बाद दीपावली मनाई जाती है, ठीक है। एक माह बाद वहाँ पे क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। और अगर पूछे बूढ़ा केदार मंदिर जो क्या है, जहाँ पे क्या है, धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है, जो यामुन शैली में बना है, किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो बालखिल्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस पर, बालखिल्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। तो ये बूढ़ा केदार के संबंध में हो गए। और दोस्तों यहाँ पे जो धर्म और बाल गंगा का मिलन होता है, इसके बाद आगे जा करके ये बाल गंगा के नाम से जानी जाती है। और यही बाल गंगा आगे जा करके क्या होती है, भिलंगना नदी में मिलती है। और अगर बाल गंगा और भिलंगना का मिलन पूछे तो घनसाली नामक स्थान पर होता है। कहाँ पे होता है, घनसाली नामक, ये भी आजकल भूस्खलन के कारण बहुत चर्चा का विषय रहा, ठीक है। तो घनसाली नामक स्थान पर होती है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन, इसके बाद भागीरथी आगे मिलती है गणेश प्रयाग धनुष तीर्थ के बाद। और ये आगे जब मिलती है, आगे बढ़ती है, तो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में, यानी 195 और 205 किलोमीटर का जो ये मिलन है, ये देवप्रयाग में होता है। और देवप्रयाग को ही समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है, ठीक है। अगर पूछे समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है, तो किसको कहा गया, देवप्रयाग को कहा गया। और किसमें कहा गया है, तो षष्ठी लक्ष्य संहिता में कहा गया है। किसमें कहा गया है, षष्ठी लक्ष्य संहिता में कहा गया है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ कि अलकनंदा को बहु कहते हैं, 195 किलोमीटर है। और भागीरथी सास के नाम से 205 किलोमीटर के नाम से समस्त तीर्थों के शिरोमणि नामक स्थान पर मिलती है, यानी देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। और देवप्रयाग के बाद ये आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसकी 96 किलोमीटर राज्य में लंबाई है और भारत में 25-25 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित की गई थी, ठीक है। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा नीचे में जाओ, इसमें न्यार नदी मिलती है ब्यासघाट फूलचट्टी में।
ब्यास घाट फूलचट्टी में मिलती है, न्यार नदी मिलती है। और इसी जहाँ पर ये न्यार नदी मिलती है किसमें, गंगा नदी में, इस स्थान को इंद्रप्रयाग कहा गया है। इससे पहले जो प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ज्योग्राफी वालों के पास पूछा गया था कि इंद्रप्रयाग कहाँ स्थित है। तो ये ब्यास घाट फूलचट्टी में क्या है, इंद्रप्रयाग स्थित है, जहाँ पे क्या होती है, न्यार नदी मिलती है। और दोस्तों जो ये न्यार नदी है ये पूर्वी और पश्चिमी न्यार से मिलकर बनती है न्यार नदी, ठीक है। और ये पूर्वी, अगर पूछे पूर्वी और पश्चिमी न्यार का मिलन कहाँ पे होता है, तो सतपुली नामक स्थान पे क्या होता है, इस पूर्वी और पश्चिमी न्यार का मिलन होता है। कहाँ पे, सतपुली नामक स्थान पर होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो पूर्वी न्यार है दूधा तोली जखमोली धार से निकलती है और शूसी या कैन्यूर घाट के नाम से निकलती है। किसके नाम से, शूसी या कैन्यूर घाट के नाम से निकलती है पूर्वी न्यार नदी, ठीक है। और पूर्वी न्यार नदी शूसी दूधा तोली से निकलती है। तो पूर्वी न्यार नदी की लंबाई दूधा तोली से सतपुली तक 109 किलोमीटर है, 109 किलोमीटर है। याद करो यहीं पे 109 पूर्वी न्यार की जो दूधा तोली से निकल रही थी, और 110 किलोमीटर मैंने बताया किसकी लंबाई है, भिलंगना की लंबाई है। जबकि जो पश्चिमी न्यार है वो भी दूधा तोली से निकलती है, लेकिन ये किस नाम से, श्योली या डाइजोली घाट के नाम से निकलती है। दोनों कहाँ पे मिलती है, पूर्व पश्चिमी सतपुली में मिलती है। और इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है, जबकि 72 किलोमीटर किसकी है, मंदाकिनी नदी की लंबाई है, ठीक है। और ज्वालपा देवी प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, पश्चिमी न्यार के तट पर स्थित है ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी में, ठीक है। तो देखो दोस्तों पूर्वी न्यार 109 किलोमीटर, पश्चिमी न्यार 78 किलोमीटर, दोनों दूधा तोली से निकलती है। मिलती कहाँ पे हैं, सतपुली में मिलती हैं। और सतपुली से आगे बढ़ करके ये ब्यास घाट फूलचट्टी में क्या होती है, गंगा नदी से मिलती है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, इंद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब दोस्तों गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसमें चंद्रभागा नदी मिलती है। और कहाँ पे मिलती है, तो ऋषिकेश में इसमें कौन सी नदी मिलती है, चंद्रभागा नदी मिलती है गंगा नदी में। अगर पूछे गंगा और चंद्रभागा का मिलन कहाँ पे होता है, तो ऋषिकेश में होता है। और चंद्रभागा नदी निकलती कहाँ से है, तो मसूरी के चंदबाड़ी ताल से निकलती है। मसूरी के चंदबाड़ी ताल से क्या होती है, ये चंद्रभागा नदी निकलती है, जो ऋषिकेश में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें मिलने वाली नदी है सोंग नदी। कौन सी नदी है, सोंग नदी स्थित है। और दोस्तों जो ये सोंग नदी है, सोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। अगर पूछे दून घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है, तो सोंग नदी है। और सोंग नदी जो निकलती कहाँ से है, तो सुरकंडा के, टिहरी के सुरकंडा की पहाड़ियों से निकलती है। टिहरी में सुरकंडा की पहाड़ियों से निकलती है ये सोंग नदी। और गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है, तो रायवाला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। रायवाला में क्या होती है, गंगा नदी से ये सोंग नदी मिल जाती है। कहाँ पे, रायवाला में। तो और सोंग नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं सिसुआ और वाल्दी हैं। कौन सी हैं, सिसुआ और वाल्दी क्या हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। किसकी, सोंग नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं सिसुआ और वाल्दी। और जो ये सिसुआ है इसकी दो प्रमुख सहायक नदी हैं, रिस्पना और विंदाल। कौन सी हैं, रिस्पना। अगर पूछे रिस्पना और विंदाल किसकी सहायक नदी हैं, तो सिसुआ की सहायक नदी हैं। जबकि सिसुआ किसकी सहायक नदी है, सोंग नदी की। और सोंग कहाँ से निकलती है, सुरकंडा से निकलती है, रायवाला में मिलती है, ठीक है। और गंगा नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों, तो सोलानी घाट है। अगर पूछे गंगा नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है, सोलानी घाट है। कौन सी है, सोलानी घाट राज्य की अंतिम नदी है, अंतिम नदी है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो ये सोंग नदी है, इसी सोंग नदी पर माल देवता जलप्रपात, अगर पूछे माल देवता जलप्रपात किस पे है, सोंग नदी पर स्थित है। जबकि जो रिस्पना नदी है, रिस्पना पे शिखर जलप्रपात स्थित है। शिखर जलप्रपात किस पे है, रिस्पना नदी पर स्थित है। दोस्तों जो काली नदी तंत्र है, काली नदी तंत्र के से पहले तीन चीज़ें याद रखना। एक शारदा नदी संधि, जो शारदा संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1920 में। कब हुई थी, तो ये शारदा संधि हुई थी दोस्तों आपकी 1920 में, ये शारदा संधि हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। दूसरी दोस्तों जो हुई थी टनकपुर संधि थी। टनकपुर संधि, अगर पूछा जाए कि टनकपुर संधि कब हुई, तो 1991 में टनकपुर संधि हुई थी, ठीक है। और तीसरा है महाकाली नदी संधि। जो महाकाली नदी संधि है दोस्तों, ये महाकाली नदी संधि हुई थी, तो ये आपके हुई थी 1996 में, और इसका लागू माना गया 1997 में। इसीलिए इसको कुछ बुकों में 1996 और कुछ में 1997 दिया गया है। तो काली नदी से संबंधित ये तीन संधियों को याद रखना। शारदा नदी संधि 1920 में, टनकपुर संधि 1991 में, महाकाली नदी संधि 1996 और 1997 में हुई थी, ठीक है।
दोस्तों अब अगर आप डायग्राम से काली नदी तंत्र को समझना चाहते हो तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हो कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है और कहाँ पे मिली है। हम आगे सीधे बात करेंगे इसके थ्योरी की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो काली नदी है। दोस्तों काली नदी कहाँ से निकलती है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी के काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है। जास्कर जो पर्वत श्रेणी है वहाँ के काला पानी ब्यास आश्रम से निकलती है और राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है। अगर पूछा जाए कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो काली नदी है और इसकी लंबाई कितनी है तो 252 किलोमीटर है। कितनी है, 252 किलोमीटर है। दोस्तों जिस हिसाब से पेपर बना रहे हैं इसकी लंबाई याद रखना, वो उनके आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए जरूर पूछेगा आने वाले टाइम में। तो 252 किलोमीटर क्या है इसकी राज्य में लंबाई है। 205 है किसकी, भागीरथी की। 195 है किसकी, मंदाकिनी की। ठीक है, 195 है अलकनंदा की। 72 है किसकी, आपकी मंदाकिनी की। तो दोस्तों ये सारे मैं आगे बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो काली नदी है काकरागिरी पर्वत के समांतर उत्तराखंड व नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगर पूछे कि उत्तराखंड व नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है तो वो काली नदी करती है। और राज्य में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है तो काली नदी है। अपने आप ही सर्वाधिक प्रवाह पथ होगा क्योंकि सबसे लंबी नदी है 252 किलोमीटर। स्थानीय भाषा में दोस्तों इस काली नदी को काला पानी घाट या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। अगर पूछा जाए किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है तो काली नदी को। और काली नदी को नेपाल में दोस्तों महाकाली नदी कहा जाता है। इसीलिए तुम इससे संबंधित जो महाकाली संबंधित संधि है नेपाल के साथ वो महाकाली संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों स्कंद पुराण में मानस खंड में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। अगर पूछा जाए कि प्राचीन ग्रंथों में या स्कंद पुराण में काली नदी को किस नाम से जाना गया है तो श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। और पूर्णगिरि पीठ ब्रह्मदेव मंडी से काली नदी शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए कि काली नदी नेपाल में किस नाम से प्रवेश करती है तो शारदा के नाम से प्रवेश करती है। और कहाँ से करती है तो टनकपुर चंपावत के पूर्णगिरि पीठ के ब्रह्मदेव मंडी से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, काली और व कटपानी घाट के संगम पर तालेश्वर पिथौरागढ़ स्थित है। ठीक है, काली और लोहावती नदी के संगम पर मुक्तेश्वर चंपावत स्थित है। अगर पूछा जाए कि मुक्तेश्वर में किन दो नदियों का मिलन होता है तो काली और लोहावती नदी का मिलन होता है। ठीक है, तो ये दो मुख्य की पॉइंट हैं जिनसे यहाँ पे उठा के लाया हूँ मैं। तो काली नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें कि काली नदी की सहायक नदियाँ तो दोस्तों पहली है कुटिया गड्डी नदी, सरयू नदी, काली गंगा, काला पानी घाट। तो मुख्य रूप से जो इसकी मुख्य सहायक नदी है वो सरयू है और प्रथम जो सहायक नदी है वो कुटिया गड्डी नदी है। अब हम अगर इस कुटिया गड्डी नदी या कुटियांगटी नदी भी को कहीं पे लिखा गया है इसकी बात करें तो कुटियांगटी या कुटिया गड्डी नदी काली नदी की प्रथम सहायक नदी है। अगर पूछे काली नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है तो कुटियांगटी नदी है। कुटियांगटी नदी जास्कर श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी ढाल कुटी घाटी से निकलती है। और निकलती कहाँ से है ये तो कुटी घाटी से निकलती है। और इन दोनों का मिलन यानी कुटियांगटी और काली नदी का जो मिलन होता है वो गूंजी नामक स्थान पर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कुटियांगटी और काली नदी का मिलन कहाँ पे होता है तो गूंजी नामक स्थान पर होता है। और जो ये काली की प्रथम सहायक नदी है कुटियांगटी नदी, इसकी अगर हम प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो संगचुमना, निरकुट और थुमका इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदी हैं। संगचुमना, निरकुट और थुमका किसकी सहायक नदियां हैं तो याद रखना कुटियांगटी नदी की सहायक नदी है। और ये कुटियांगटी किसकी है तो काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब जो काली नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं उनमें पूर्वी धौली गंगा। दोस्तों जो पूर्वी धौली गंगा है वो गोवान खाल हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोवान खना या गोवान खाल हिमनद से निकलती है। ठीक है, किससे, गोवान खाल हिमनद से निकलती है। पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का मिलन शाला पंथ के पास तवाघाट खेला नामक स्थान पर होता है। अगर पूछा जाए पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का मिलन कहाँ पे होता है तो शाला पंथ तवाघाट के में होता है। और पूर्वी धौली गंगा की अगर हम प्रमुख सहायक नदी की
बात करें तो दारमा, लिस्सर, सेलायोंगटी, कोंजुतिंच, इसकी क्या है, ये प्रमुख सहायक नदी हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताओ पश्चिमी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूर्वी धौलीगंगा की। दोस्तों राज्य में पूर्वी धौलीगंगा की लंबाई कितनी है, तो 91 किलोमीटर पूर्वी धौलीगंगा की लंबाई है। इसलिए यहीं पे याद रखते जाओ। काली की कितनी बताई मैंने, 252 किलोमीटर काली की लंबाई बताई और 91 पूर्वी धौलीगंगा की लंबाई। इसके बाद जो दोस्तों काली नदी की सहायक नदी है वो है गौरी गंगा, या इसी को चांदी घाट भी कहा जाता है। गौरी गंगा या चांदी घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राज्य में गौरी गंगा या चांदी घाट की जो लंबाई है 104 किलोमीटर इसकी लंबाई है और मिलम ग्लेशियर से निकलती है। अगर पूछा जाए कि गौरी गंगा कहाँ से निकलती है तो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों इससे पहले क्या थी, गोवान खना से पूर्वी धौलीगंगा निकल रही थी। काला पानी व्यास आश्रम से काली नदी निकल रही थी। इनको यहीं पे याद करते जाओ। गौरी गंगा वो काली नदी का मिलन दोस्तों कहाँ पे होता है, तो जौलजीबी में होता है। जौलजीबी मेला यहीं पे लगता है, गौरी और काली के संगम पर। ठीक है, गौरी गंगा की दोस्तों जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, रालम घाट, पनिया घाट, मदकानी घाट, गोनखाल घाट, शुरिंग घाट, इसकी क्या है दोस्तों, ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी क्या है, ये सहायक नदियां हैं। गौरी गंगा और मदकनिया नदी के संगम पर मदन कोट स्थित है। ठीक है, मदन कोट क्या है, गौरी गंगा और मदकनिया नदी के संगम पे है, जौहर पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ये मदन कोट कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में स्थित है। मदन कोट कुंड आपने पढ़ा होगा। इसके बाद दोस्तों जो मुख्य सहायक नदी है वो है सरयू नदी। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल झुंडी से निकलती है। अगर पूछे कि सरयू नदी कहाँ से निकलती है तो सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है। और काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी कौन है, सरयू नदी है। मुख्य सहायक नदी भी और सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी भी क्या है, काली की सहायक नदी सरयू नदी है। बैजनाथ और बागेश्वर दोस्तों सरयू और गोमती के तट पर स्थित हैं। जो बैजनाथ है और बागेश्वर है वो कहाँ पे है, सरयू और किसके, सरयू और गोमती के तट पर स्थित हैं। सरयू नदी की लंबाई दोस्तों 146 किलोमीटर है राज्य में। 205 बोली मैंने किसकी, काली की। ठीक है, 205 किसकी बोली मैंने, काली की। पूर्वी धौलीगंगा की बोली मैंने कितनी, 91। 104 बोली मैंने किसकी, आपको गौरी गंगा की। और 146 किलोमीटर है किसकी, सरयू की लंबाई। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर सरयू नदी बनाती है। दोस्तों अगर पूछा जाए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो सरयू नदी बनाती है। और सरयू नदी की सहायक नदी में गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा है। ठीक है, गोमती, पनार और पूर्वी रामगंगा क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। सरयू नदी पनार नदी का मिलन काकड़ी घाट में होता है। अगर पूछे सरयू पनार का मिलन कहाँ पे होता है तो काकड़ी घाट में होता है। और मैं इसको आपको एक ट्रिक से समझा सकता हूँ। आपको सिंपल याद रखना है, सरयू पनार का 5 राम, सरयू पनार का 5 राम, 5 राम। तो सरयू और पनार का काकड़ी घाट में होता है। ठीक है, सरयू मैंने क्या बोला, सरयू पनार का 5 राम, सरयू और पनार का कहाँ से, काकड़ी घाट में। सरयू और काली का यानी सरयू और फिर काली का 5 राम पंचेश्वर में होता है। ठीक है, और राम, सरयू और पनार का 5 राम और पूर्वी रामगंगा का रामेश्वर में होता है। तो ये ट्रिक याद रखना, सरयू पनार का 5 राम। सरयू, गोमती और अदृश्य भागीरथी का संगम दोस्तों बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, अब बात करें हम गोमती नदी की कि जो गोमती नदी है कहाँ से निकलती है, तो डेबरा श्रेणी बागेश्वर से निकलती है गोमती नदी। अगर पूछा जाए गोमती नदी कहाँ से निकलती है तो डेबरा श्रेणी बागेश्वर से निकलती है। और सरयू और गोमती का मिलन बागेश्वर में होता है। बागेश्वर में किन दो नदियों का मिलन होता है, तो सरयू और गोमती का मिलन होता है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। ठीक है, मानस खंड में सरयू को क्या कहा गया है, गंगा कहा गया है और गोमती को यमुना कहा गया है। और सरयू और गोमती के इस संगम को तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। सरयू और गोमती का जो संगम होता है इसको क्या कहा गया है, तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है। गोमती दोस्तों गरुड़ गंगा के संगम पर बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। गोमती गरुड़ गंगा के संगम पर क्या है, बैजनाथ स्थित है। बैजनाथ कहाँ है, आपके बागेश्वर में स्थित है। ठीक है,
अब बात करें हम पूर्वी रामगंगा की, तो दोस्तों पूर्वी रामगंगा नामिक व पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। नामिक या वो पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? आपकी पूर्वी रामगंगा। और राज्य में इसकी लंबाई कितनी है? तो 108 किलोमीटर है। 252 हो गया, ठीक है। 252 के बाद 91 हो गए, उसके बाद 104 हो गए और उसके बाद 146 हो गए। इसकी कितनी हो गई? 108 किलोमीटर पूर्वी रामगंगा की लंबाई है। सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन रामेश्वर में होता है। यही ट्रिक बताई थी दोस्तों मैंने, सरयू पनार का 5 राम, ठीक है। तो ये मिलन आपको याद हो जाएंगे, सरयू और पूर्वी रामगंगा का मिलन रामेश्वर में होता है। और अगर पूछा जाए कि पूर्वी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो दोस्तों जो पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं, गढ़सतिया, बैरल घाट, भुजपत्री घाट, ये मुख्य 3 नदियाँ किसकी हैं? गढ़सतिया नदी, बैरल घाट, भुजपत्री घाट पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब बात करें हम लगिया नदी की, तो दोस्तों जो लगिया नदी है, काली नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? तो लगिया नदी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो काली नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी है वो कौन है? लगिया नदी है। और लगिया नदी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। अगर पूछा जाए तो इसकी ये निकलती कहाँ से है? तो गजार से निकलती है। लगिया काली नदी में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी थी दोस्तों? कुठियोंटी नदी थी। अंतिम नदी कौन सी है? लगिया नदी है। निकलती कहाँ से है? गजार से निकलती है। और काली और लगिया का जो मिलन होता है वो चूका चंपावत में होता है, जबकि कुठियोंटी का मिलन कहाँ पे हो रहा था? गूंजी नामक स्थान पर हो रहा था, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है? चूका चंपावत में मिलती है। और दोस्तों लगिया की जो सहायक नदियाँ हैं, कुरला घाट, सेरा घाट, खरिया घाट, किरोड़ा घाट, ये दोस्तों क्या है? इस लगिया नदी की सहायक नदी हैं, जो काली की अंतिम सहायक नदियां हैं। तो एक चीज़ याद रखो, हर नदी की प्रथम नदी और अंतिम सहायक नदी, ये 2 चीज़ें याद अवश्य होनी चाहिए पहले, ठीक है। और मुख्य नदियों की लंबाई। पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र के बारे में, तो दोस्तों जब भी पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र की बात आती है तो सबसे पहले एक नाम जो सामने निकलता है वो है दूधातोली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला क्यों आती है? क्योंकि दूधातोली पर्वत श्रृंखला ही इससे मुख्य रूप से रामगंगा का जन्म स्थान है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें हम, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से मुख्य रूप से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो 5 नदियाँ निकलती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, आने वाले टाइम में पूछ लेगा कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो याद रखना, पूर्वी और पश्चिमी न्यार नदी निकलती है दूधातोली पश्चिमी क्या किससे? पर्वत श्रृंखला से, जो मिलती कहाँ पर है? आपके सतपुली नामक स्थान पर मिलती है। पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, आटा घाट और बिन्नो, ये 5 नदियां आपकी क्या हैं? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और यही दूधातोली पर्वत श्रृंखला है जिसे उत्तराखंड का पामीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड के पामीर किसे कहा जाता है, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। और जो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, जो कैप आप पहनते हैं उस कैप जनपदों में है। कैप का मतलब है चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, इन 3 जनपदों में बहती है पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस जनपद में पश्चिमी रामगंगा नहीं बहती है, तो याद रखना कैप में बहती है चमोली, अल्मोड़ा। ये पश्चिम या दूधातोली पर्वत श्रृंखला किन जनपदों में फैली है? तो जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वो भी क्या है? चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में फैली हुई है। तो अब सबसे पहले बात करें हम पश्चिमी रामगंगा की। जो पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र है उसके अंतर्गत हम पश्चिमी रामगंगा की बात करेंगे कि ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगर पूछा जाए पश्चिमी रामगंगा कहाँ से निकलती है, तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और पश्चिमी रामगंगा चमोली, अल्मोड़ा व पौड़ी जनपद में, यही कैप जनपद में बहती है। और लगभग 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 155 किलोमीटर। इससे पहले मैं सारी नदियों की बता चुका हूँ। जैसे 205 किलोमीटर पे थी भागीरथी, 195 पे थी कौन सी? अलकनंदा, 72 किलोमीटर पे थी कौन सी? आपके मंदाकिनी। तो ये अलग अलग आपको बता चुका हूँ। तो अगर पश्चिमी रामगंगा नदी की लंबाई पूछी जाए तो 155 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। और स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी कहा गया है। पूछा जा सकता है कि रथवाहिनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो किसको जाना जाता है? पश्चिमी रामगंगा को। और किस में कहा गया है? तो स्कंद पुराण में कहा गया है। पश्चिमी रामगंगा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, बिरमा, गगाश, मालिनी और बिन्नो, ये सहायक नदियां हैं किसकी? पश्चिमी रामगंगा की हैं। पूछता है वो कि
ऑप्शन दे देगा बिरमा, गागस, मालिनी और बिन्नो किसकी सहायक नदियां हैं? तो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं ये। ठीक है, जो कालागढ़ बांध है, कालागढ़ बांध कहाँ पे? आपके पौड़ी जनपद के अंतर्गत कोटद्वार के नज़दीक है, पश्चिमी रामगंगा नदी पर ही स्थित है। कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है। और पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पश्चिमी रामगंगा है वो गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा और गगाश नदी के संगम पर भिकियासैंण अल्मोड़ा स्थित है। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा और गगाश नदी का मिलन कहाँ पे होता है, तो वो भिकियासैंण अल्मोड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? भिकियासैंण अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पे एक चीज़ याद रखना, जो ये दून गगाश नदी है, गगाश नदी दूनगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दूनगिरी से निकलती है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो टाइप नहीं हो रही, लेकिन याद रखना गगाश नदी दूनगिरी से निकलती है। ठीक है, और ये दूनगिरी कहाँ पे है? आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ता है। और जो इसका नाम गगास पड़ा है, गर्ग ऋषि के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा है? गगास पड़ा है। क्या पड़ा है? गर्ग ऋषि के नाम पे इसका नाम गगास पड़ा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगर हम बात करें इसकी जो अगली जो सहायक नदी है वो है नेल नदी। कौन सी है? नेल नदी है। और पश्चिमी रामगंगा जो अल्मोड़ा में प्रवेश, अगर पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा जो है अल्मोड़ा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो महालचौड़ नामक स्थान से करती है। कहाँ से करती है? महालचौड़ नामक स्थान से करती है। और नेल नदी सल्ट क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से? सल्ट, कुमाऊं का बारदोली जो सल्ट क्षेत्र है, उस सल्ट क्षेत्र से क्या होती है? ये नेल नदी निकलती है। नेल नदी और पश्चिमी रामगंगा का मिलन कहाँ पे होता है? अगर पूछा जाए तो चौखुटिया अल्मोड़ा में क्या होता है? नेल नदी और पश्चिमी रामगंगा का मिलन होता है। कहाँ पे? चौखुटिया अल्मोड़ा में होता है। अब इसकी जो मुख्य नदी है अगली वो है कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, जो कोसी नदी है बागेश्वर के धार पानीधार पहाड़ी से निकलती है, या धार पानीधार पहाड़ी बागेश्वर से निकलती है। आपकी कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी निकलती है। जो कोसी नदी है वो पश्चिमी रामगंगा के समांतर, यानी एक तरफ से पश्चिमी रामगंगा आती है और दूसरी साइड से उसकी बराबर में क्या आती है? कोसी नदी आती है। अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। याद रखना कि जो कोसी नदी है कौन कौन से जनपद में बहती है? अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। राज्य में कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है, 155 किलोमीटर पे कौन थी? पश्चिमी रामगंगा थी। अगर इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आए तो याद रखना 155 किलोमीटर लंबाई है किसकी? पश्चिमी रामगंगा की। जबकि उससे लंबी नदी है कौन सी? कोसी नदी, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। कोसी नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? तो जो कोसी नदी घाटी है उसी को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। और जो कोसी नदी है राज्य से बाहर किस स्थान से जाती है? तो सुल्तानपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर जाती है। देखो दो चीज़ें, अब इस पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र के उपतंत्र के संबंध में दो चीज़ें याद रखना, निकलती कोई भी नदी कहाँ से है और कहाँ से बाहर होती है। तो ये दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो कोसी नदी धार पानीधार पहाड़ी बागेश्वर से निकलती है और सुल्तानपुर उधम सिंह नगर से क्या होती है? राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना कोसी नदी यूपी में रामगंगा नदी से मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जब क्वेश्चन पेपर टब बनाएगा तो पूछेगा कोसी नदी यूपी के किस नदी से मिलती है? तो रामगंगा नदी से मिलती है। और जो कोसी नदी पे कोसी बैराज का निर्माण किया गया वो 2016 में किया गया। कब किया गया? 2016 में किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। ये तो हमेशा क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी बताई बिरमा, गागस, मालिनी और बिन्नो, वैसे कोसी नदी की जो सहायक नदी है सुयाल घाट, देव घाट, मिनोली घाट, सुमारी घाट, कलवा घाट। ठीक है, और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है तो तुम याद कर सकते हो सुखदेव मिनोली। सुखदेव मिनोली का मतलब सुयाल घाट, ठीक है, सुमाली घाट, कलवा घाट, देव घाट, ठीक है, और मिनोली घाट। ये 5 नदियां इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं सुखदेव मिनोली।
दोस्तों कोसी नदी का पुनर्जनन अभियान 2018-19 में संचालित किया गया कि इसको अब फिर से इसके रखरखाव की तरफ ध्यान दिया गया। कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर कोशानी बागेश्वर है। जब मैंने बागेश्वर जनपद बताया था तो वहाँ पे बताया था कि जो कोशानी है बागेश्वर है वो कोसी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है कोशानी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अगली मुख्य नदी में पाई जाती है वो है गोला नदी। कौन सी है? गोला नदी। तो दोस्तों जो गोला नदी है नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। अगर पूछा जाए गोला नदी कहाँ से निकलती है तो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। और इसके अन्य नाम पुष्पभद्रा, नैनी घाट, गार्गी घाट, इन नामों से जाना जाता है। पुष्पभद्रा, नैनी घाट, गार्गी घाट के नाम से किसको जाना जाता है तो गोला नदी को जाना जाता है। राज्य में गोला नदी की अगर लंबाई की हम बात करें तो 102 किलोमीटर है। कितनी है? 102 किलोमीटर क्या है इस गोला नदी की लंबाई है। एक चीज़ याद रखना, इसके जो मुख्य जल स्रोत हैं भीमताल और सात ताल, जो नैनीताल में स्थित हैं भीमताल हैं और सात ताल हैं, इसके मुख्य जल स्रोत हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भीमताल और सात ताल किस नदी के जल स्रोत हैं तो गोला नदी के जल स्रोत हैं। दोस्तों जो गोला नदी है राज्य से बाहर किच्छा उधम सिंह नगर से जाती है। देखो इससे पहले कोसी नदी थी जो धार पहाड़ी बागेश्वर से निकल रही थी, सुल्तानपुर से एग्जिट हो रही थी। ये कहाँ है? पहाड़ पानी से निकल रही है और किच्छा उधम सिंह नगर में से बाहर निकल रही है। अगर हम गोला नदी की सहायक नदी की बात करें तो कालसा नदी, कराली घाट, भीमताल गदेरा, बलिया नाला, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? गोला नदी की सहायक नदी हैं। और दोस्तों याद रखना इसी पर जमरानी बांध परियोजना, बहुत करंट का क्वेश्चन है कि जो जमरानी बांध परियोजना है इसी पर निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, अब अगली नदी की अगर मैं बात करूं तो दापका नदी आती है। दोस्तों जो दापका नदी है वो पाताल चोटी के समीप गर्म पानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दापका नदी गर्म पानी से निकलती है और बाजपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देखो जब दाब बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, दाब से गर्मी बढ़ेगी तो यानी याद रखना दापका नदी गर्म पानी से निकलता है और गर्मी से बाज भाग जाता है। तो बाजपुर से उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और दोस्तों ये दापका नदी की मुख्य सहायक नदी, ये दांत हो रखा है। दापका नदी की जो मुख्य सहायक नदी हैं वो घूमा नदी, घोड़खेत नदी हैं, जो इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदी हैं। लेकिन याद रखना दाब से गर्मी बढ़ेगी और बाज भाग जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे बाकरा नदी की, दोस्तों जो बाकरा नदी है इसी नदी को एक चीज़ याद रखना, अगर पूछे कि अच्छी सेवक लेकिन बुरी मालकिन किसे कहा जाता है तो बाकरा नदी को कहा जाता है अच्छी सेवक लेकिन बुरी मालकिन के नाम से इस बकरी को बाकरा नदी को जाना जाता है, जो नैनीताल से निकलती है और खानपुर से उधम सिंह नगर से बाहर निकल जाती है। यानी जो बकरी है वो खान से निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो बाकरा नदी है नैनीताल से निकलती है और खानपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगली जो इसमें नदी आती है वो नंदौर नदी है। नंदौर नदी नैनीताल के चोर गलिया से निकलती है। चोरों की गलिया में नंदलाल गए तो चोर गलिया से क्या होती है? नंदौर नदी निकलती है और नंदौर नदी नानक सागर बांध में समाहित हो जाती है। अगर पूछे नानक सागर बांध में कौन सी नदी समाहित होती है तो नंदौर नदी होती है। और नानक सागर बांध नैनीताल और उधम सिंह नगर बॉर्डर पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि जो नानक सागर बांध है किस पर स्थित है तो नैनीताल और उधम सिंह नगर बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक अलग से पॉइंट मिला होगा कहीं कि सुरभि, नंदिनी और सरस्वती नदी के संगम पर विभांडेश्वर, द्वारहाट, अल्मोड़ा स्थित है। तो देखो यहाँ पे हमने मुख्य रूप से जो नदियाँ देखी वो उनमें दूधातोली पश्चिमी रामगंगा देखी जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकल रही थी और सुल्तानपुर से राज्य से बाहर निकल रही थी। नेल नदी थी जो सल्ट क्षेत्र से निकल रही थी और चौखुटिया अल्मोड़ा में मिल रही थी। उसके बाद हमने कोसी नदी देखी जो धार पहाड़ी बागेश्वर से निकल रही थी, सुल्तानपुर से राज्य से बाहर हो रही थी। गोला नदी देखी जो पहाड़ पानी से निकल रही थी, किच्छा उधम सिंह नगर से बाहर हो रही थी। दापका नदी देखी गर्म पानी से निकल रही थी, बाजपुर उधम सिंह नगर से बाहर हो रही थी। बाकरा नदी थी नैनीताल से निकलती है और खानपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। नंदौर नदी थी जो चोर गलिया से निकल रही थी और नानक सागर बांध में समाहित हो रही थी।